Hello friends, welcome to Danlaw. In today's lecture series, we are going to discuss the chapter 6 of the CRPC, that is process to compel appearance, and part B is warrant of arrest. तो warrant of arrest जो डिस्कस किया गया है वो सेक्शन 70 से लेकर 81 के बीच में किया गया है। तो उससे पहले हम जान लेंगे कि वारंट ऑफ अरेस्ट का जो इशू ऑफ प्रोसेस है वो किस सेक्शन में, सीआरपीसी के किस सेक्शन में बताया गया है। सीआरपीसी का सेक्शन 204 में बताया गया है। 204 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी में बताया गया और सब क्लॉज ए में बताया गया है समन केस के बारे में। और समन केस और वारंट केस का जो डिफरेंस होता है वो मैंने बता दिया है और उसका लिंक मैं दे दूंगा। और पर्पस ऑफ वारंट क्या होता है? इन्फोर्सिंग द अपीयरेंस ऑफ द अक्यूज्ड को अपीयरेंस करने के लिए इन्फोर्स करना, जो कि सेक्शन 70 to 81 में बताया गया है। एंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स और थिंग्स बाय इशूइंग, किसी डॉक्यूमेंट्स की प्रोडक्शन के लिए या फिर उसको इशू करने के लिए, जो कि सेक्शन 93 से लेकर 98 सीआरपीसी में बताया गया है। तो आते हैं सेक्शन 70 पे। 70 फॉर्म्स ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूरेशन। एवरी वारंट ऑफ अरेस्ट इशूड by a court under this code shall be in writing, signed by the presiding officer of such court and shall bear the seal of the court। यहाँ पे ये कह रहा कि ये जो वारंट ऑफ अरेस्ट होगा वो राइटिंग में होगा, साइन बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे उनकी सिग्नेचर उस पर होगी, एंड मस्ट बियर द सील ऑफ द कोर्ट, और कोर्ट की सील होगी, मतलब न्यायालय यानी कि न्यायालय की मुद्रा लगी होनी चाहिए उस पर। एंड उसके बाद कह रहा है एवरी सच वारंट शैल रिमेन इन फोर्स अंटिल इट इज कैंसल्ड बाय द कोर्ट विच इशूड बाय इट और अंटिल इट इज एग्जीक्यूटेड। यानी कि ड्यूरेशन, वारंट की ड्यूरेशन की बात की गई है। वारंट की ड्यूरेशन होगी शैल रिमेन इन फोर्स, कब तक होगी? जब तक उसको एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता है या नहीं तो उसको कैंसिल नहीं किया जा सकता है तब तक, मतलब वो रिमेन इन फोर्स रहेगी टिल एग्जीक्यूशन। और अगर उसको कैंसिल कोर्ट के द्वारा किया जाता है तब वो उसको वारंट को ड्यूरेशन खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी और वो वारंट जो होगा वो रद्द कर दिया जाएगा, तब वो वारंट नहीं रहेगा। सेक्शन 71 इज पावर टू डायरेक्ट सिक्योरिटी टू बी टेकन। सेक्शन 71 कहता है, ये सिक्योरिटी और सिक्योरिटीज की बात करता है कि जमानती राशि कितनी होगी, या फिर जो व्यक्ति को आपने गिरफ्तार किया है वो ये सिक्योरिटीज दे कोर्ट को कि जब भी कोर्ट में बुलाया जाएगा तब वो आएगा और उसे सिक्योरिटीज जो दिया गया है उसको पूरा उसको निभाएगा। और इसमें ये कहा गया है कि द लाइक इन्डोर्समेंट स्टेट किया गया है कि द नंबर ऑफ सिक्योरिटीज जो होंगे वो बताया गया है, द अमाउंट इन विच दे एंड द पर्सन फॉर होम अरेस्ट द वारंट इज इशूड आर रेस्पेक्टिवली बाउंड एट द टाइम एट विच ही इज अटेंड बिफोर द कोर्ट। मतलब जो सिक्योरिटीज उसने बोला है वो सिक्योरिटीज वो देगा, और सिक्योरिटी जो डिपॉजिट अमाउंट है वो सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट देगा, जो जमानती राशि होता है वो जमानती राशि वो देगा। मीन्स द एंडोर्समेंट शैल इन स्टेट लाइक नंबर ऑफ सिक्योरिटीज एंड द अमाउंट इन विच दे एंड द पर्सन फॉर हुज अरेस्ट द वारंट इज इशूड, सो दैट इज रेस्पेक्टिवली बाउंड। एंड थर्ड वन इज द टाइम एट विच ही इज अटेंड बिफोर द कोर्ट, एंड he will attend before the court whenever the court desires. Okay, come to section 72. section 72 warrant to whom directed. warrant किसको directed किया जाएगा? A warrant of arrest shall ordinarily be directed to one or more police officers. एक या एक से ज्यादा पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट किया जा सकता है, but the court issuing such a warrant may, if its immediate execution is necessary and no police officer is immediately available, direct it to any other person or persons and such person or person shall execute the same। कई बार ऐसा होता है कि immediate execution चाहिए होता है वारंट की, तो पुलिस ऑफिसर अवेलेबल नहीं होता ऑन दैट टाइम, देन दैट डॉक्यूमेंट्स और दैट द वारंट ऑफ अरेस्ट इज टू बी एग्जीक्यूटेड बाय एनी अदर पर्सन हु इज ऑथराइज्ड बाय द कोर्ट और अपॉइंटेड बाय द कोर्ट। सो when a warrant is directed to more officers or persons than one, it may be executed by all or by any one or more than of them। वारंट ऑफ अरेस्ट क्या होता है कि एग्जीक्यूट किसी के द्वारा, एक से और एक से ज्यादा व्यक्ति के द्वारा मतलब एग्जीक्यूट किया जा सकता है। Now come to section 73. Section 73 talks about warrant may be directed to any person. Warrant may be directed to any person.
द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास may direct a warrant to any person within his local jurisdiction for the arrest of any escaped convict, proclaimed offender, or of any person who is accused of non-bailable offence and is evading arrest. देखिए यहाँ पे ये कहा गया चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो या फिर मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास हो, ये दोनों की बात यहाँ पे कही गई है। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो या फिर मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास हो, may direct a warrant to any person within his local jurisdiction for the arrest of any escaped convict. चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास में डायरेक्ट कर सकते हैं अरेस्ट ऑफ वारंट को लेकर, उनके जुरिडिक्शन में है तो कोई भी एस्केप्ड कन्विक्ट है या फिर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर वो ऑफेंडर होते हैं जिनके बारे में घोषणा किया जाएगा, जो कि सेक्शन 82 क्लॉज 4 में बताए गए हैं। where a proclamation published under subsection 1 in respect of a person accused of offence punishable under section like 32, 304, 364, 367, 382 ये सारे इंडियन पिनल कोड में डिफाइन है। एंड सच पर्सन fails to appear at the specified place and time, so they are required by the proclamation, उसका औपचारिक घोषणा किया जाएगा। और the court may after making such inquiry as it thinks fit pronounce him a proclaimed offender and make a declaration to that effect। समझ गए। और ये बात की गई है कि कोई भी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को उसको लाया जाएगा, और या फिर एनी पर्सन हु इज अक्यूज्ड ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस एंड इज एवेडिंग अरेस्ट, या कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस करके चला गया और वो अरेस्ट से बचकर कहीं ना कहीं भाग रहे हैं, तो ऐसे लोगों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। एस्केप्ड कन्विक्ट को भी ऐसे टाइम में उनके अगेंस्ट भी वारंट ऑफ अरेस्ट जारी किया जा सकता है। सो ये चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट एट फर्स्ट क्लास जो होते हैं वो डायरेक्ट करेंगे जो उसके लोकल जुरिडिक्शन में होते हैं। सेकंड में ये कहा गया 73 क्लॉज 2 में, व्हाट इट हैज बीन रिटन हियर, सच पर्सन शैल एक्नॉलेज इन राइटिंग द रिसिप्ट ऑफ द वारंट एंड शैल एग्जीक्यूट इट इफ द पर्सन फॉर हुज अरेस्ट इट वाज इशूड is in enters or any land or property under this charge. And third one is when the person against whom such warrant is issued is arrested, he shall be made over with the warrant to the nearest police officer, who shall cause him to be taken before a magistrate having jurisdiction in the case unless security is taken under section 71। वो जो section 71 में जो प्रोविजन इसकी दी गई है उसको पालन नहीं करता है या फिर उसको सिक्योरिटी को नहीं देता है, तब तक उसको रखा जाएगा। 74 में क्या कहा गया है, कम टू सेक्शन 74। सेक्शन 74 में क्या कहा गया है, सेक्शन 74 में वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर की बात की गई है। वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर मीन्स अ वारंट डायरेक्टेड टू एनी पुलिस ऑफिसर also be executed by any other police officer whose name is endorsed upon the warrant by officer to whom it is directed or endorsed। वारंट है वो डायरेक्टेड किया जा सकता है पुलिस ऑफिसर या फिर किसी भी पुलिस ऑफिसर को, अदर पुलिस ऑफिसर को whose name, जिनका नेम एंडोर्समेंट में है या जिसका नेम एंडोर्स किया गया है, वारंट देने का अधिकार है। ये बताया गया कि वो एग्जीक्यूट कर सकता है वारंट, और कोई अदर पुलिस ऑफिसर के नाम से भी अगर कोई आया तो कोई अदर पुलिस ऑफिसर भी उस वारंट को एंडोर्स कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है। एंड 75 सेक्शन 75 का आ गया नोटिफिकेशन ऑफ सबस्टेंस ऑफ वारंट। सेक्शन 75 में नोटिफिकेशन ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट की बात की गई है कि द पुलिस ऑफिसर और अदर पुलिस ऑफिसर एग्जीक्यूटिंग अ वारंट of arrest subject to the provision of section 71 as to security without unnecessary delay bring the person arrested before the court provided that such delay shall not be in case exceeds 24 hours exclusive of the time necessary for the journey from the place of arrested from the place of arrest to the magistrate court। पर्सन अरेस्टेड टू बी बॉट बिफोर द कोर्ट विदाउट डिले, जिस व्यक्ति को आपने अरेस्ट किया है उसको बिना किसी डिले का उसको कोर्ट तक पहुंचाइए, आप उसको बिना डिले का कोर्ट में पहुंचाइए। ये पुलिस ऑफिसर्स की ड्यूटी होती है, पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी होती है कि उसको बिना कोई डिले का उसको कोर्ट में पहुंचाया जाएगा। और जो प्रोविजन हमारा दिया गया सेक्शन 57 CRPC में, उसके अनुसार उसको
विदिन 24 आवर्स उसको नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने उसकी पेशी की जाएगी बिना कोई डिले। वो जो डिले होता है जो कि एक्सेप्शंस में आते हैं जैसे जर्नी वगैरह का, वो एक्सक्लूड करके 24 आवर्स के अंदर बेसिकली नोटिफिकेशन ऑफ सबस्टेंस ऑफ वारंट की बात कर रहा था यहाँ पे 75 एंड 76 में। यहाँ पे ये notification of substance of warrant means a section 75 provides that police officer or other person executing a warrant of arrest shall notify the substance of warrant to the person to be arrested and if so required shall show him the warrant। ओके, जो कि अधिकार पत्र है उसको शो करना पड़ेगा। वारंट और समन में कंफ्यूजन मत करना। समन्स बुलावा पत्र होता है, कॉल ऑफ लेटर होता है, और वारंट अधिकार पत्र होता है। ये दोनों के बीच में समन केस और वारंट केस, जो दोनों के बीच में मैंने डिफरेंस बता दिया, उसका मैं लिंक में डाल दूंगा उसका, जो समन केस और वारंट केस के बीच में मैंने जो डिफरेंस बताया है। नाउ कम टू 77 इज where a warrant may be executed. A warrant of arrest may be executed at any place in India. Now come to section 78 and 79. 78 and 79 section एक ही साथ आप पढ़ना। 78 में बताया गया warrant forwarded for execution outside jurisdiction and warrant directed to police officer from execution outside jurisdiction। देखिए 78 में ये बताया कि अगर हमारी जुरिडिक्शन में अगर नहीं है, जो एग्जीक्यूशन होगी वारंट की वो हमारी जुरिडिक्शन में नहीं है, वो किसी और के जुरिडिक्शन में जाता है, तो इसकी बात की गई है। और इसमें वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड जुरिडिक्शन, आउटसाइड जुरिडिक्शन में जाएगा तो उसको पुलिस ऑफिसर किस तरीके से एग्जीक्यूट करेगी। तो सेक्शन 78 और 79 बहुत आसान है। अब मैं इसका जो बेयर एक्ट जो लैंग्वेज लिखा हुआ है वो मैं रीड कर देता हूँ। Warrant forwarded for execution outside jurisdiction. When a warrant is to be executed outside the local jurisdiction of the court issuing it, such court may, instead of directing the warrant to a police officer within its jurisdiction, forward it by post or otherwise to any executive magistrate or district superintendent of police or commissioner of police within the local limits of whose jurisdiction it is to be executed, and the executive magistrate or district superintendent or commissioner shall endorse his name thereon and if practicable cause it to be executed in the manner hereinafter provided। देखिए वारंट फॉरवर्ड किया जाएगा जो जिसके जुरिडिक्शन में आता है उसको, और वहाँ की एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होगी या फिर वो उसको देगी, और डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या फिर कमिश्नर ऑफ पुलिस जो होंगे उस लोकल लिमिट में, वो उसी तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे जो कि सेक्शन 70 में फॉर्म्स ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट जो ड्यूरेशन बताएगी वो सारे उसी तरीके से होंगे। और 79 में कहा गया वारंट डायरेक्टेड टू अ पुलिस ऑफिसर फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड जुरिडिक्शन। When a warrant directed to a police officer is to be executed beyond the local jurisdiction of the court issuing the same, he shall ordinarily take it for endorsement either to executive magistrate or police officer not below the rank of an officer in charge of the police station। Officer in charge of the police station के rank के below नहीं होना चाहिए, and with the local limits of the whose jurisdiction the warrant is to be executed, and such magistrate or police officer shall endorse his name thereon, and such endorsement shall sufficient authority to the police officer to whom the warrant is directed to execute the same, and the local police officer shall if so required assist such officer in executing such warrant। वहाँ के जो पुलिस ऑफिसर हैं वो इसको मदद करेंगे उस वारंट ऑफ अरेस्ट को एग्जीक्यूट करने में। तो बस इतनी सी बात की गई है 78 और 79 में कि आउटसाइड जुरिडिक्शन की अगर मामला हो या फिर उस आउटसाइड जुरिडिक्शन में जो पुलिस ऑफिसर होंगे वो कैसे उस चीज़ को एग्जीक्यूट करेंगे, बस इतनी सी बात इसमें कही गई है। तो अब सेक्शन 80 और सेक्शन 81 में क्या कहा गया। सेक्शन 80 और 81 आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि टाइम बहुत कम है इसमें। और सेक्शन 80 एंड 81 रिलेट टू एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट। वारंट की जो एग्जीक्यूशन होती है उससे रिलेट करता है। एग्जीक्यूशन ऑफ अ वारंट से रिलेट करता है। इसकी एग्जीक्यूशन कैसे होगी, आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट इन विच इट इज इशूड, मतलब जिस आउटसाइड
डिस्ट्रिक्ट में अगर इशू हुई है तो इसकी एग्जीक्यूशन कैसे होगी, आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट में जब इशू हुआ है तो कैसे होगी, इसकी बात किया गया। जैसे 80 में कहा गया प्रोसीजर ऑन अरेस्ट ऑफ पर्सन अगेंस्ट हुम वारंट इशूड, एंड 81 में कहा गया है प्रोसीजर बाय मैजिस्ट्रेट बिफोर हुम सच पर्सन अरेस्ट इज टू बी बॉड। प्रोसीजर ऑन अरेस्ट ऑफ अ पर्सन अगेंस्ट हुम वारंट इशूड में ये कहा गया व्हेन अ वारंट ऑफ अरेस्ट इज एग्जीक्यूटेड आउटसाइड अ डिस्ट्रिक्ट इन विच इट इज इशूड। सो एज यूजुअल वैसे ही बात की गई है जो कि सेक्शन 71 में कहा गया है, जैसे कि सिक्योरिटीज वगैरह देना ये वो, तो ये सारे ये है कि सेक्शन 71 सेक्शन 70 में जैसे वो चीज़ें बताई गई हैं जो कि फॉर्म्स ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट और उसके ड्यूरेशन को लेकर, या फिर 71 में बात की गई है पावर टू डायरेक्ट सिक्योरिटी टू बी टेकन, तो उसी तरीके से इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। अगर वो अदर जुडिक्शन में जाता है तो वहाँ के जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होंगे, लोकल पुलिस ऑफिसर होंगे, वो उसी तरीके से उसको एग्जीक्यूट करेंगे। बस इतनी सी बात की गई है। एक केस लॉ है वी वेंकटेश्वर राव वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2001 का केस है। इसमें यह बताया गया है कि इन्वेस्टिगेशन अगर पेंडिंग में है, मान लीजिए इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग में है या फिर चार्जशीट पर नाम नहीं आया, तो वो बेल पे है, उसको बेल मिल गया उस व्यक्ति को, तो उसके नाम पे दोबारा वारंट इशू करना इलीगल है, ये कोर्ट ने कहा था। सो ये केस था वी वेंकटेश्वर राव वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2001 का। सो ऐसे केसेस में आप किसी के ऊपर वारंट ऑफ अरेस्ट नहीं जारी कर सकते और ये इलीगल है अगर चार्जशीट नहीं है, इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग में है तो। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।